अब तक हम विलीयता, हेनरी का नियम, वाष्प दाब, राउल्ट का नियम, आदर्श अनादर्श विलयन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ चुके हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं असामान्य अणु द्रव्यमान पर। और यहां पर बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद में हम चल रहे थे, हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर असामान्य अणु द्रव्यमान क्या होता है। धीरे धीरे हमने चीजों को समझा, धीरे धीरे हमने चीजों को समझा कि ऐसे कई यौगिक पाए गए हैं जो या तो विलय में जाने के बाद, मैं हमेशा याद दिलाता हूं बेटा, फिर से याद दिला रहा हूं, कई ऐसे विलय होते हैं जो विलायक में जाने के बाद या तो उनका संगुणन हो जाता है, यानी कि वो जुड़ जाते हैं, या फिर कुछ विलय ऐसे भी होते हैं जो किसी विलायक में जाने के बाद उनका बेटा वियोजन हो जाता है, वो टूट जाते हैं। और स्वाभाविक सी बात है अगर कोई विलय विलायक में जाके जुड़ जाए तो उसका द्रव्यमान तो बढ़ जाएगा, उसका जो अणु भार है वो तो बढ़ जाएगा। और अगर कोई विलय विलायक में जाते ही टूट जाए, उसका विखंडन हो जाए, तो स्वाभाविक सी बात है बेटा उसका जो अणु भार है उसमें कमी आ जाएगी। तो जब भी कोई विलय विलायक में जाते ही टूट जाए या जुड़ जाए तो उसके द्रव्यमान में बदलाव आ जाता है, और उस बदले हुए द्रव्यमान को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं असामान्य अणु भार। फिर रिपीट करता हूं, जब भी कोई विलय विलायक में जाते ही टूट जाए या जुड़ जाए जिसके कारण उसके अणु भार में बदलाव आ जाता है, उस बदले हुए द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, असामान्य अणु भार। अब ये क्यों हुआ, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम उस स्टेज में आ चुके हैं जहां पर यह पता करें कि न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। तो आप सबको याद होगा बेटा कि पिछले क्लास में मैं थोड़ा सा आपको बता चुका था, कि हमारे जो अणु संख्या गुण होते हैं, जैसे डेल टीबी, केबीएम मतलब क्या होता है बेटा, विलय का द्रव्यमान इंटू 1000, विलय का अणु भार इंटू विलायक का भार। दूसरा अणु संख्या गुण क्या था, हिमांक में अवनमन। एक बार मैं सारे सूत्र यहां पर लिख देता हूं ताकि मैं चीजों को आगे बढ़ा सकूं। ये क्या है बेटा, WB इंटू 1000, MB इंटू WA। ओके, और उसके बाद तीसरा था परासरण दाब, CRT पाई इक्वल टू WB RT MB बाई V। तो अब हमारे सामने एक परेशानी आ रही थी। क्या परेशानी आ रही थी, मैं ये लेके चल रहा हूं बेटा, आपने पिछले 2 क्लासेस जो है वो अटेंड किए हैं। दीपिका, गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि पिछले क्लासेस में हम पिछले दो दिनों से इसी बारे में बात कर रहे हैं कि अगर द्रव्यमान में बदलाव आ जाए तो न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे। हालांकि पिछले क्लास में लाइट चली गई थी जिसके कारण क्लास पूरी नहीं हो पाई थी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर कोई बच्चा आज पहली बार क्लास में घुसा है तो पहले के वीडियोस जरूर देख ले, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा भाई आज के क्लास में। और मैं ये मान के चल रहा हूं जितने बच्चे यहां सामने बैठे हैं सबके सब पीछे के 2 क्लासेस कम से कम देखे जरूर होंगे। तो बेटा हमने पिछले 2 क्लासेस में क्या देखा, कई ऐसे विलय होते हैं जिनका द्रव्यमान बदल जाता है। क्यों बदलता है मैं बता चुका हूं। क्यों बदल जाता है द्रव्यमान, मैं बता चुका हूं, या तो जुड़ जाने के कारण या टूट जाने के कारण। तो अब समस्या यह था कि अगर किसी विलय का अणु भार बदल जाए तो हम क्या करेंगे, तो उसका हमने उपाय निकाला था। हमारे पास एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेटा वैन हॉफ। और आपको याद होगा वैन हॉफ नाम के साइंटिस्ट ने एक वैन हॉफ कारक दिया जिसको I से हम दर्शाते हैं। और वैन हॉफ नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि आप इस बात की चिंता मत करो कि आखिर आपको यहां पर कौन सा मान रखना है। वैन हॉफ नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि आप यहां पर वही द्रव्यमान का मान रखो जो आपको निकालने आता है। बस आपको करना यह है कि आपको इन सभी अणु संख्या गुणों के साथ I मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, I का गुणा करना पड़ेगा। तो अगर आप I मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर जो है वो सही आ जाएगा। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं बेटा कि इसके न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे। एक बार आपको याद दिला दूं, I का मान कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूं।
आई का मान कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से आपको शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं बेटा। ये देखो आई का मान कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था। एक बार मैं चलो कुछ उदाहरण ले लेता हूं आप लोग के लिए। तो बेटा अगर NaCl लेंगे तो NaCl दो हिस्सों में टूटता है, तो आपको याद होगा ऐसे में इसका आई का मान हो जाता है 2। याद है ना बेटा सबको, मैंने सिखाया था पिछले क्लास में। अगर CaCl2 आ जाए तो ये एक कैल्शियम आयन और 2 क्लोराइड आयन बनता है। इस केस में आई का जो मान है वो कितना होगा बेटा 3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि Na3PO4 जब ये टूटता है तो 3 Na बनता है और एक फॉस्फेट आयन बनता है। तो बेटा इस वाले में आई का मान कितना था, आई का मान कितना है बेटा 3 और 1 4। तो ये आई असल में क्या है, आई हमें यह बताता है कि कोई भी अणु विलायक में जाते ही टूटने के बाद कितने कण में बदल जाएगा, तो वही आई का मान होता है। पर आपको शायद याद होगा कुछ ऐसे अणु भी होते हैं, कुछ ऐसे विलय भी होते हैं जो विलायक में जाते ही जुड़ जाते हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड का ये जो अम्ल है बेटा, ये जुड़ के एक हो जाता है, तो इसमें आई का मान कितना हो जाएगा, आई का मान बेटा 1/2। ये सबको याद होगा, पिछले क्लास में हम यहीं तक पहुंचे थे, है ना। यहीं पर एक और एग्जांपल देखो, ये देखो C6H5COOH, ये है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल जब किसी विलायक में जाता है तो ये भी जुड़ करके एक हो जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है इसके लिए भी आई का मान क्या होगा 1/2। तो अब आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं और अब समझना है बेटा कि आखिर आई के इस मान के मदद से हम न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे। उससे पहले कुछ बातों को समझ लो। ये जो एसिटिक अम्ल है, गौर से सुनना, ये जो एसिटिक अम्ल है बेटा, वो 2 अणु मिलके एक हो जाते हैं, उनमें संगुणन हो गया, 2 एसिटिक एसिड जुड़ के एक हो गए। पर आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि एसिटिक एसिड का जो अम्ल है इसमें वियोजन की शक्ति भी होती है, मतलब टूट भी सकता है। और इसको कैसे तोड़ते हैं बेटा, CH3COO- और H+। और मेरे ख्याल से आपने एसिटिक अम्ल को आज तक सिर्फ टूटते हुए देखा है, जुड़ते हुए तो आज पहली बार देख रहे हो। तो ऐसे में इसमें आई का मान कितना होगा, है जी। एसिटिक अम्ल टूट के 2 हिस्सों में बढ़ गया, तो ऐसे में आई का मान कितना होगा 2। तो अब प्रश्न ये उठता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड विलायक में जाते ही टूटेगा कि जुड़ेगा, क्योंकि याद रखना एसिटिक अम्ल टूट भी सकता है और जुड़ भी सकता है। अगर टूट गया तो आई के मान 2 होगा, जुड़ गया तो आई के मान 1/2 होगा। तो प्रश्न हल करते समय आपको यह समझना पड़ता है कि कोई भी यौगिक टूटने वाला है कि जुड़ने वाला। तो बेटा इसका उपाय क्या है, क्वेश्चन में प्रश्न में लिखा रहता है कि आपका जो वैद्युत अपघट्य है वो टूट रहा है कि जुड़ रहा है, उसका वियोजन हो रहा है कि संगुणन हो रहा है, ये प्रश्न में लिखा रहता है। आप चिंता ना करें, प्रश्न में लिखा रहता है। फिर भी अगर प्रश्न में ना लिखा हो तो एक उपाय है, मैं आपको इसका एक उपाय बताता हूं बेटा। अगर प्रश्न में ना भी लिखा हो, हालांकि लिखा रहता है, प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ आएगा कि आपका वैद्युत अपघट्य टूट रहा है कि जुड़ रहा है, वो लिखा हुआ आता है। फिर भी अगर ना लिखा हुआ है तो आप कैसे समझेंगे कि आपका वैद्युत अपघट्य टूटने वाला कि जुड़ने वाला? एक सिंपल उपाय है, आप ऐसे याद रखेंगे बेटा कि जब भी किसी यौगिक को हम जल में डालते हैं, मैंने कहा जल में यानी कि पानी में डालोगे तो फिर वो टूटेगा। अगर आपने विलायक किसको लिया है, जल को लिया है, तो अगर आप विलायक के रूप में जल को उपयोग करोगे तो आपका जो यौगिक है वो टूटेगा। और अगर विलायक के रूप में आपने बेंजीन को लिया है या किसी तेल यानी ऑयल, तो बेटा अगर आप ऑयल लोगे या बेंजीन लोगे तो समझ जाओ आपका यौगिक जुड़ेगा। अच्छा, आप सब जानते हैं कि नमक पानी में जाते ही टूट जाता है, करेक्ट। NaCl पानी में जाते ही टूट जाता है, पर कभी आपने नमक को तेल में डाला है? क्या होता है बेटा, नमक जब तेल में डालोगे ना तो नहीं घुलता। याद रखना, जब कोई यौगिक पानी में जाए और टूट जाए तो बोलते हैं वो घुल गया।
तो NaCl पानी में जाते ही टूट जाता है और हम कहते हैं वो घुल गया। पर अगर आप नमक को तेल में डाल दोगे या बेंजीन में डाल दोगे बेटा वो टूटता नहीं तो घुलता भी नहीं। तो घुलता नहीं तो कहां जाता है? नमक जाके नीचे बर्तन में बैठ जाएगा। तो नमक के जो अणु है वो आपस में जुड़ने लगते हैं। नमक के अणु आपस में जुड़ने लगते हैं जिसके कारण नमक जाके नीचे में बैठ जाएगा। कभी आप करके देखना, घर में तेल में नमक डालना, नमक घुलेगा नहीं बल्कि जाके वो नीचे में बैठ जाएगा, वो स्कम बना देगा। स्कम मतलब वो एक चिपचिपा सा लेयर बना देगा क्योंकि नमक तेल में नहीं घुलता। तो याद रखना, अगर आपको यह पता करना है कि कब कोई यौगिक जो है उसका वियोजन होगा और कब उसका संगुणन, बहुत सिंपल तरीका समझने का। अगर प्रश्न में विलायक जल है तो समझ जाओ ये टूटेंगे, और अगर किसी प्रश्न में विलायक बेंजीन है या ऑयल है तो वो जुड़ेगा। तो ये होता है पहचानने का तरीका। तो चलिए, हम पिछले 2 दिनों से इसी बारे में बात कर रहे हैं कि जब कोई यौगिक टूट जाएगा या जुड़ जाएगा तो न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं। आज समय आ चुका है न्यूमेरिकल बनाने का। तो पहले इसका फटाक से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कहानी को आगे बढ़ाता हूं बेटा। हां साहिल, टूटना ही घुलना है, टूटना ही घुलना है। हाँ राजकुमार, तुम जो सूत्र लिख रहे हो ये मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं। सोमेश, आप क्लास नहीं ले पा रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, शाम के समय आप समय निकाल के वीडियो देख लिया करो। अब वीडियो देख लो। देखो बेटा, इतने साल से पढ़ाते पढ़ाते ना आइडिया लग जाता है कि कोई भी बच्चा क्या डाउट पूछेगा। तो अगर पढ़ाते पढ़ाते मैं कुछ भी बता रहा हूं तो उसमें कहीं ना कहीं आपका डाउट का हिस्सा भी इन्वॉल्व रहता है। जैसे मान लो अभी कोई बच्चा लाइव क्लास अटेंड नहीं करता और बाद में ये वीडियो देखता, और अगर मैं आपको नहीं बताता कि कैसे पता करते हैं कि कब कोई यौगिक टूटेगा, कब कोई यौगिक जुड़ेगा, तो फिर आप परेशानी में आ जाते। पर मुझे पता है कि कई बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो इतने सालों में ये समझ में आ जाता है बेटा कि 90% एक जैसे डाउट होते हैं। अब कुछ बच्चे जो बहुत महान होते हैं उन लोग कुछ भी डाउट पूछते हैं फालतू सा, तो उसका तो मैं प्रिडिक्शन नहीं कर सकता ना, उसका तो अनुमान नहीं लगा सकता, तो उसको मैं पहले से नहीं बता सकता। इसलिए आपका मैं ये जो कमेंट है उसको पढ़ता हूँ। अब एक बच्चा पूछ रहा था सर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कल मैंने बाद में वो कमेंट पढ़ा, एक बच्चा पूछ रहा था कैसे पता चलता कि इलेक्ट्रोलाइट है वो। अरे भाई, आपको ये बताया जा चुका है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, यूरिया, नेप्थलीन, कैम्फर, प्रोटीन, जिनको आप तोड़ने नहीं जानते वही नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, और जिनको आपको तोड़ने आता है यही तो इलेक्ट्रोलाइट है। एक बच्चा पूछ रहा था कि मुझे कैसे पता चलेगा कौन इलेक्ट्रोलाइट है कौन नहीं है। क्लास 11वीं में आपने रिडॉक्स चैप्टर पढ़ा है ना, फिर भी चलो मैं आपको बताता हूं। अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि कौन कौन वैद्युत अपघट्य है और कौन नहीं है, तो एक सिंपल उपाय है, मैं तुमसे पूछता हूं बेटा HCl को तोड़ के बताओ। तोड़ लेंगे ना, कैसे तोड़ोगे? H+Cl-। अब मैं आपसे कहूंगा चलो ग्लूकोज को तोड़ के बताओ, C6H12O6। आप तोड़ने आता है इसको? नहीं। तो बेटा अगर आप इसको नहीं तोड़ पा रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आपको तोड़ने नहीं आता, इसका यह मतलब है कि टूटता ही नहीं है। क्योंकि अगर ये टूटता तो आप इसको तोड़ सकते थे, तो आप इसको नहीं तोड़ पा रहे हो, इसका मतलब टूटता नहीं होगा, तभी ये नहीं टूट रहा है। तो सिंपल सी बात है, जिस कंपाउंड को आपको तोड़ने आता है यही वैद्युत अपघट्य है, यही इलेक्ट्रोलाइट है। पर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, शुगर C12H22O11, नेप्थलीन, प्रोटीन, कैम्फर, आपको तो इनका सूत्र भी नहीं पता। अब सूत्र ही नहीं पता तोड़ोगे कहां से? तो बेटा जब सूत्र ही नहीं पता तो आप तोड़ नहीं सकते मतलब वो टूटता नहीं होगा। ऐसे इसको याद रख लो, ठीक है। तो जिस कंपाउंड को आपको डिसोसिएट करने आता है या आपको लगता है कि वो टूट सकता है, वही वैद्युत अपघट्य होता है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब समय आ चुका है इस टॉपिक का न्यूमेरिकल बनाने में। क्या नहीं घुलता? सर इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलो, अब मैं आपको यह कह रहा था कि जब भी आपके प्रश्न में कोई इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, इलेक्ट्रोलाइट, तो बस आपको क्या करना है बेटा, आपको अपने अणु संख्यक जो गुण होते हैं उसके साथ आपको I मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही आपको करना है। आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं बेटा, जब भी मेरे प्रश्न में कोई इलेक्ट्रोलाइट आ जाए तो I मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट ना आए, अगर मेरे क्वेश्चन में कोई नॉन
इलेक्ट्रोलाइट आ जाए तो आई का गुणा नहीं करना पड़ता, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, यूरिया, नेप्थलीन, कैम्फर, प्रोटीन, इनके केस में अणु संख्या गुण निकालते समय आई मल्टीप्लाई नहीं करते। और अगर HCl है, H2SO4 है, NaOH है, K2SO4 है, ये सब तो वैद्युत अपघट्य है, इनके केस में आई मल्टीप्लाई करेंगे। और आई कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। तो चलिए प्रश्न बनाना शुरू करते हैं बेटा। तो ये लीजिए आपके सामने मैं कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं, स्टार्ट करते हैं। आज न्यूमेरिकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस प्रश्न में आते हैं। इस प्रश्न में बोला है बेटा कि चलिए पराशरण दाब की गणना कीजिए। अब पराशरण दाब का सूत्र तो मुझे पता है बेटा, विलेय का द्रव्यमान RT MB और V होता है, ये मुझे सूत्र मालूम है। अब इस प्रश्न में कौन सा यौगिक है? K2SO4। जैसे ही मैंने K2SO4 को देखा मैं समझ गया ये वैद्युत अपघट्य है, और क्योंकि ये वैद्युत अपघट्य है तो मुझे अब आई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस। अब बस इतना बता दो आई का मान कितना होगा बेटा K2SO4 के लिए। जल्दी बताओ आई का मान कितना होता है, बताएंगे? आई का मान कितना होता है बेटा? K2SO4 में आई का मान कितना होता है? हाँ जी, आई का मान कितना होता है K2SO4 में? ये बताया जा चुका है बेटा आपको। तीन। सनथ सही आंसर है बेटा आपका। कामना 1/4 कैसे होगा बेटा? 3 होगा। राजकुमार पायल सही आंसर है बेटा। आंसर होगा 3। कैसे? 2 पोटेशियम बनेंगे और 1 सल्फेट। ये मैं बता चुका हूं आपको पिछले क्लास में। तो K2SO4 में आई का मान होता है 3 है जी। K2SO4 के लिए आई का मान होता है 3। बस अब आपको क्या करना है? बस आपको क्या करना है? अणु का द्रव्यमान कितना दिया है बेटा? 20 मिलीग्राम। 20 मिलीग्राम, उसको ग्राम में चेंज कर लेना। हमेशा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में लेते हैं, और मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? 1000 से भागित दे देंगे। आर का मान आपको तो पता ही है, कितना लेते हैं? 0.0821। तापमान दिया है क्या? 25 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। मैं बता चुका हूं जब भी किसी सूत्र में आर लगता है, आर तो तापमान केल्विन में और आयतन लीटर में होता है। तो बेटा तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, उसको 273 से योग कर देंगे तो फिर वो केल्विन बन जाएगा। अब आते हैं नीचे, जल्दी बताइए कौन सा यौगिक है? K2SO4। अच्छी बात है, K2SO4 का अणु भार दिया है, शुक्र है 174। और बेटा आयतन कितना है? 2 लीटर। बस इसको हल करना है और हल करते ही आंसर आपके सामने आ जाएगा। अरे नहीं, एक चीज तो छूट गया, आई मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा इस प्रश्न में आई का मान कितना है? 3। बस अब इसको हल करेंगे, आंसर आपके सामने होगा। तो बस इतनी सी बात है। ओके, 1 मिनट बेटा। अभिषेक कैमरा को बस बेटा 2 मिनट रुकिए। कैमरा का बैटरी थोड़ा सा चला गया, बस 2 मिनट वेट कीजिए, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ मुझे भी नहीं दिख रहा है। बस 1 मिनट वेट कीजिए। कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्या पढ़े? चेंज द बैटरी पैक। Yes, I do. बस 1 मिनट बेटा।
उसको चार्जिंग में लगाई दो ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी है। ओके, कंफर्म करेंगे बेटा, दिखना शुरू हुआ क्या? क्या स्क्रीन आपको दिख रही है, प्लीज बताएंगे। अब ठीक है, हाँ ठीक है। तो चलो, ये प्रश्न हम लोग बना रहे थे बेटा, तो ध्यान सुनेगा। सब कुछ मैंने यहां पर पुटअप कर दिया। बस एक्स्ट्रा इसमें क्या है, ये तो ये जो न्यूमेरिकल मैंने बताया, ये न्यूमेरिकल बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कुछ दिन पहले बनाए थे। बस आज नया क्या है, आज आपने आई मल्टीप्लाई किया, बस यही इसमें नया है। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ। महाकाल बच्चे, मैं आपकी बात फिजिक्स वाले टीचर तक पहुंचा दूंगा। फिलहाल तो बेटा मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं बेटा, अगले प्रश्न के तरफ चलते। लीजिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, जरा इस प्रश्न पे ध्यान दीजिए। इसमें क्या लिखा है? ओके, इस वाले में क्या, ये भी परासरण दाब से संबंधित है, ये भी परासरण दाब से संबंधित है। फटाफट सूत्र पहले लिख लेते हैं बेटा। याद रखिए, आपको सूत्र भले कितने भी अच्छे से याद हो, पर हमेशा न्यूमेरिकल बनाते वक्त हर बार सूत्र जरूर लिखें। अब इस प्रश्न में CaCl2 है। CaCl2 एक वैद्युत अपघट्य है, तो मैं समझ गया मुझे फिर से I मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, अब क्या दिया है बेटा, तो इस प्रश्न में परासरण दाब का मान दिया है, और अच्छी बात है कि I का मान भी दे दिया है। इसमें आयतन का मान भी दे दिया है बेटा, और तापमान का वैल्यू भी दे दिया है, और पूछा है CaCl2 का कितना मात्रा जल में घोले। मात्रा निकालना है। मैं आपको बता चुका हूं, जब भी मात्रा निकालना होता है तो हम W भी निकालते हैं, है ना, हमें WB की गणना करनी है। तो चलिए फिर सारे वैल्यू पुटअप करें। परासरण दाब कितना दिया है बेटा, 0.75। आपको WB का मान पता करना है। R तो आपको पता ही है, 0.0821। तापमान कितना दिया है बेटा, 27 डिग्री सेल्सियस, उसे केल्विन में बदल लेंगे। आगे आते हैं MB का मान। तो बेटा यहां पर CaCl2, चलो जल्दी से फटाक से मुझे CaCl2 का MB का मान बताओ। CaCl2 का MB का मान बताओ। CaCl2 कैल्शियम 40 और क्लोरीन कितना होता है बेटा, 35.5। इसे आप गुणा करेंगे, गुणा करेंगे 2 के साथ। चलो जल्दी बताओ मेरे को, CaCl2 का अणु भार कितना होगा, हल कीजिए। CaCl2 का अणु भार कितना बताएंगे मेरे को, CaCl2 का अणु भार कितना होगा, हल करेंगे। CaCl2 का अणु भार कैलकुलेट करके बताइए बेटा। प्रिंस, हेमंत 29 कैसे होगा बेटा, थोड़ा ध्यान से देखो कितना होगा, 130। और कोई बताइए, कितना होगा इसका अणु भार, हाँ 111 होगा। वेरी गुड, ये होगा बेटा 111 ग्राम, करेक्ट। हाँ 111 इसको लेके चलते हैं आमतौर पर।
तो अब बताइए, उसका द्रव्यमान 111 मैंने ले लिया, आयतन दिया है क्या, आयतन दिया है 2.5 लीटर, और आई का मान प्रश्न में दिया है 2.47। बस अब इसको आपको क्या करना है बेटा, सिर्फ हल करना है, और हल करते ही आंसर आपके सामने आ जाएगा। फिर एक बच्चा बोलेगा सर इसको हल क्यों नहीं कर रहे हैं आप, मैं क्या हल करूं बेटा, बस WB को आप यहां से अलग करो, गुणा भाग करना है और वो आपका हाथ में है बेटा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बेटा। ओके, अब इस प्रश्न को देखो, ये तो बड़ा भयानक सा और बड़ा सा प्रश्न दिखाई दे रहा है। अब सुने मेरी बात, अब इस प्रश्न को बताने से पहले अब आप लोगों को कुछ बेहद इंपॉर्टेंट रिलेशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो आपने कक्षा 11वीं में साम्य अवस्था नाम के चैप्टर में पढ़ा था। तो मैं आपको कक्षा 11वीं में उपयोग होने वाले एक सूत्र को इस टॉपिक के साथ रिलेट करके बता रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा बेटा। अब जरा यहां पर गौर से देखेंगे, मैं आपके सामने एक सूत्र जो है वो लाने वाला हूं। एक मिनट, जरा इस यहां पर आएंगे, मैं अब आपको कुछ सूत्र बताने जा रहा हूं। अब जो न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहा है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चे इस न्यूमेरिकल को छोड़ देते हैं। प्लीज गौर सुनेगा, अभी जो मैं आपको न्यूमेरिकल बताने वाला हूं, ये वाला जो न्यूमेरिकल है, ये अक्सर एग्जाम में आता है बेटा 5 नंबर में। गौर से सुनेगा, ये प्रश्न 5 नंबर में आता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 5 नंबर में ये इसलिए आता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत हैवी है, आपको ढेर सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं जरा समझना पड़ेगा। गौर सुनना, ये जो बड़े प्रश्न होते हैं बेटा, इसके बारे में आपको एक जानकारी दे दूं। ये जो बड़े प्रश्न होते हैं, इनके बारे में आपको एक जानकारी दे दूं कि जब भी एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, जब भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं, जब भी एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है और छोटे नंबर में आता है, जैसे कि 3 नंबर में, तो बेटा 3 नंबर में जो प्रश्न आता है वो आपके पुस्तक का हो सकता है, या आपके पुस्तक में दिए हुए प्रश्न के जैसा ही एक दूसरा प्रश्न हो सकता है। फिर रिपीट करता हूं, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल में, तो वो प्रश्न सीधे आपके पुस्तक में से भी हो सकता है और पुस्तक में से ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो 3 नंबर के जो प्रश्न होते हैं वो थोड़े आसान होते हैं, उसको बच्चा बना सकता है। लेकिन जब भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो बेटा अक्सर 5 नंबर वाले क्वेश्चंस नए क्वेश्चंस नहीं होते, वो सीधे आपके पुस्तक में से ही दिया जाएगा, तो वार्षिक एग्जाम में यानी एनुअल एग्जाम में जब भी आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को तैयारी करोगे, तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत करना। जितने आपके पुस्तक में दिए हुए प्रश्न है, उसी को बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब भी बड़े क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर वाले, तो वो नए क्वेश्चन नहीं होते, वो सीधे आपके पुस्तक के ही क्वेश्चन होते हैं, आपके एक्सरसाइज में से या इन टेक्स्ट में से या एग्जाम्पल में से। तो ये जो प्रश्न है, ये आपके पुस्तक में आसानी से मिल जाएगा, और ये प्रश्न जब भी एग्जाम में आता है तो 5 नंबर में आता है। तो बेटा अब इस प्रश्न में करना क्या है, ये इसलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना है, और वो आसान नहीं होगा, आपको समय लगेगा। तो प्रैक्टिस कर करके, समय लगेगा मतलब मैं गुणा भाग करने की बात कर रहा हूं, कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं, तो वो तो आपको ही करना है। हाँ, प्रश्न कैसे बनता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलो, इस बड़े से प्रश्न में बहुत सारी चीजें दी हुई है। देखो जरा, यहां पर KA लिखा है, यहां पर आपको देख सकते हैं अल्फा लिखा है, अल्फा के KA अल्फा, ये सब क्या है। तो इसके लिए अब आपको 11वीं में पढ़े हुए कुछ संबंधों के बारे में पढ़ना है। तो बेटा आपको ना मैं रिलेशन बता रहा हूं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड वेंट ऑफ फैक्टर। ये डिग्री क्या होता है किसी सॉरी बेटा, डिग्री क्या होता है याद है किसी को? हम डिग्री को अल्फा से दर्शाते हैं, और वेंट ऑफ फैक्टर को आई से दर्शाते हैं। और अल्फा यानी कि डिग्री निकालने के 2 सूत्र हैं। पहला, इसके 2 सूत्र हैं,
पहला i इक्वल टू 1 प्लस अल्फा और दूसरा i इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। आपने ये जो सूत्र है इसको आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में यानी कि साम्य अवस्था चैप्टर में देखा है। अब सुनो, ये जो दो सूत्र आप देख पा रहे हैं, इस सूत्र में मैंने अल्फा को आई के साथ संबंध में लाया है, रिलेशन में लाया है। अब इसका उपयोग कैसे करना है और आखिर डिग्री का मतलब क्या होता है सुन लो। डिग्री का मतलब क्या होता है सुन लो। कोई भी वैद्युत अपघट्य, गौर सुनना, कोई भी वैद्युत अपघट्य जब किसी विलायक में जाता है, किसी विलायक में जाता है तो टूट जाता है या फिर जुड़ जाता है, ये बात आपको पता है। जब भी कोई वैद्युत अपघट्य किसी विलायक में जाता है तो या तो टूट जाता है या फिर जुड़ जाता है। लेकिन बेटा यह जरूरी नहीं होता कि आपने जितना विलय लिया है वो सारा का सारा टूट गया होगा या जुड़ गया होगा, ये जरूरी नहीं होता। आपने साम्य अवस्था चैप्टर में पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो किसी विलायक में जाते हैं, टूट जाते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो 100% टूट जाएं। अधिकांश केसेस में ऐसा होता है, अधिकांश केसेस में ऐसा होता है कि कोई भी वैद्युत अपघट्य किसी विलायक में जाते ही पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। तो बेटा जो अल्फा होता है ना, अल्फा डिग्री, इसका मतलब होता है वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा यानी कि आपने जो वैद्युत अपघट्य लिया है वो विलायक में जाते ही कितने परसेंट में टूटा। अरे भाई आपने ढेर सारा विलय ले लिया पर पानी में गया तो कितना टूटा, 90% टूटा, 80% टूटा, 99% टूटा। तो कोई भी वैद्युत अपघट्य विलायक में जाते ही कितने परसेंट में टूटेगा या कितने परसेंट में जुड़ेगा, उसी को अल्फा यानी कि डिग्री कहते हैं बेटा, उसी को अल्फा या फिर डिग्री कहते हैं। तो दो सूत्र है, एक ऊपर एक नीचे। तो बेटा जब हम वियोजन के बारे में बात करते हैं, वियोजन के बारे में बात करते हैं तो यह सूत्र का प्रयोग करते हैं, डिसोसिएशन, यानी कि आपका वैद्युत अपघट्य अगर टूट रहा है तो आई और अल्फा के बीच में यह सूत्र का प्रयोग करना है। और अगर आपका वैद्युत अपघट्य विलायक में जाते ही जुड़ रहा है तो यह वाला सूत्र यूज करेंगे, एसोसिएशन। यानी आपका वैद्युत अपघट्य अगर जुड़ेगा तो यह वाला सूत्र आपको प्रयोग करना है। तो ये जो दो मैंने संबंध बताए बेटा, ये किसके बीच का संबंध है, आई और अल्फा के बीच का। अल्फा क्या होता है, अल्फा मतलब वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा यानी कि प्रतिशत संगुठन या प्रतिशत वियोजन। तो जब कोई यौगिक कितने परसेंट में टूटेगा, जब आपसे कोई पूछेगा कोई भी यौगिक कितने परसेंट में टूटेगा, तो समझ जाना आपको अल्फा निकालना है, आपको अल्फा निकालना है। ठीक है, एक ये रिलेशन आपको याद रखना है और दूसरा एक ये रिलेशन है बेटा, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अब ये देखो एक और रिलेशन आपके सामने आ गया, डिग्री एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। बेटा डिग्री यानी कि वियोजन की मात्रा और आयोनाइजेशन कांस्टेंट को हम के ए से दर्शाते हैं। ये भी आपने आयनिक साम्य चैप्टर में पढ़ा है। तो बेटा इसको बोलते हैं वियोजन स्थिरांक, इसको बोलते हैं हम लोग वियोजन स्थिरांक यानी कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट। और अल्फा और आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बीच का एक रिलेशन है, के इक्वल टू, माफ कीजिए, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के ए बाई सी। ये सूत्र आपने साम्य अवस्था चैप्टर में देखा होगा। इस सूत्र के माध्यम से हमने सांद्रता को वियोजन के मात्रा के साथ संबंध में लाया है और साथ ही साथ इसमें आप जो वियोजन स्थिरांक है उसको भी लिए हुए हैं। और अगर आप इस सूत्र में के ए को अलग करोगे, इसको ऐसे लिखते हैं बेटा 1 माइनस अल्फा, माफ कीजिए, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। मैं उम्मीद करता हूं ये सारे फॉर्मूला जो क्लास 11th में पढ़े गए हैं ये आपको याद होगा, और अगर याद नहीं भी होगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी के लिए इसको आप ऐसे याद रख लो कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि अल्फा और के ए के बीच क्या संबंध होता है तो आप कहना ये संबंध होता है। अल्फा और आई के बीच क्या संबंध है तब बोलना ये संबंध होता है। बस आपको ये संबंध को न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है। ये जो संबंध मैं बता रहा हूं इसका थ्योरी में क्वेश्चन नहीं आएगा, न्यूमेरिकल में प्रयोग होगा। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको ये संबंध याद होने चाहिए। अब इन संबंधों के माध्यम से प्रश्न कैसे आएगा
बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं, बताऊंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आर्या सिंह याद है बेटा, बहुत अच्छी बात है। ओके, हाँ मिस्टर एक्सपेक्टेशन, दिस थिंग्स आर इनफ फॉर योर नीट एग्जाम, यू जस्ट फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन। ओके, अब चलो बेटा, अब मैं आपको बताता हूं कि इन सब का प्रयोग कैसे करना है। देखने से बहुत हौच-पौच लग रहा होगा ना, देखने से बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बहुत फैला फैला सा बिखरा हुआ लग रहा है। एकदम सिंपल करता हूं, सुनो एग्जाम में कैसे प्रश्न आएगा। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि ध्यान सुनो बेटा, आपको एग्जाम में ना सब चीज का मान दिया रहेगा, आपको परीक्षा में सब चीज का मान दिया रहेगा, डेल टीबी, केबी, डब्ल्यूबी, एमबी, डब्ल्यूए, आपको एग्जाम में सब चीज का मान दिया रहेगा और बोलेगा चलो चलो, ध्यान सुनना, अगर प्रश्न में आपको बोलेगा बेटा कि चलिए आपको क्या करना है, आपको के ए का मान निकालना है, आपको के ए का मान निकालना। गौर से सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डेल टीबी दिया है, प्रश्न में क्वेश्चन आएगा डेल टीबी दिया है और के ए का मान निकालना है, तो कैसे करोगे। आपको सब कुछ दिया रहेगा, यहां से आई निकाल लेना, आई के मान को यहां रख देना तो अल्फा निकल जाएगा, अल्फा के मान को यहां रखोगे तो के ए निकल जाएगा। बस इतना ही करना है। फिर रिपीट करता हूं, आपको सब कुछ दिया रहेगा, यहां से आई निकाल लेना, आई के मान को यहां रख देना, यहां से अल्फा निकल जाएगा, अल्फा के मान को यहां रख देना तो के ए निकल जाएगा। और रही बात सी क्या है, सी क्या है ये बता चुका हूं मैं आप लोग को, पहले भी याद दिलाऊं बेटा, इसको बोलते हैं सी, बेटा इसको बोलते हैं सी, बेटा इसको बोलते हैं सी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो पूछेगा ना सी कहां से लाओगे, तो ये इस हिस्से को सी बोलते हैं, यानी कि सांद्रता, इस हिस्से को सी बोलते हैं, इस हिस्से को सी बोलते हैं, करेक्ट। हाँ जी, तो मैंने क्या बोला, एग्जाम में आपको सब कुछ दिया रहेगा, पहले यहां से आई निकाल लेना, आई के मान को यहां रखना, यहां से अल्फा निकल जाएगा, अल्फा के मान को यहां रखना तो के ए निकल जाएगा। और याद रखना, इन दोनों में से कौन सा सूत्र प्रयोग करोगे, तो प्रश्न में लिखा हुआ आएगा कि आपका जो यौगिक है वो वियोजन कर रहा है कि संगूढ़न कर रहा है। अगर आपके प्रश्न में लिखा हुआ आएगा कि आपका यौगिक टूट रहा है तो ये वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे, और अगर आपका यौगिक जुड़ रहा है तो ये वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन इसके आते हैं ऊपर वाले के। अच्छा ठीक है, तो मैंने क्या बताया बेटा, आपको सब कुछ दिया रहेगा, यहां से आई निकाल लेना, आई के मान को यहां रख देना तो अल्फा निकल जाएगा, अल्फा के मान को यहां रख देना तो के निकल जाएगा। अब यही उल्टा आता है, उल्टा मतलब आपको के ए का मान दिया रहेगा, अब ये उल्टा आएगा, के ए का मान दिया रहेगा और बोलेगा डेल टीबी निकालो, तो कैसे करोगे बेटा, के ए का मान दिया रहेगा, उससे अल्फा निकाल लेना, अल्फा के मान को यहां रखना तो आई निकल जाएगा, आई के मान को यहां रखोगे तो डेल टीबी निकल जाएगा। बस यही करना है आपको। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला, अगर आपको हाँ जी, अगर आपको के ए का मान दिया है और पाई का मान निकालने बोलेगा तो क्या करोगे बेटा, के ए के मान से पहले अल्फा निकाल लेना, अल्फा के मान को यहां रखना, ओहो हाँ, अगर आपको के ए का मान दिया है तो यहां से अल्फा निकाल लेना, अल्फा के मान को यहां रखना तो आई निकल जाएगा, उसी आई के मान को यहां रखोगे तो पाई निकल जाएगा। बस यही करना है। ये सब दिया रहेगा तो ये निकालने बोलेगा, और अगर ये दिया है तो ये सब निकालने बोलेगा। बस यही करना है। स्क्रीनशॉट लो, अभी एक क्वेश्चन आपको बना के दिखाता हूं, अच्छा लगेगा आपको, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। फिर एक प्रश्न बनाते हैं, इसकी गणना थोड़ी मुश्किल है, कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, पर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। कैलकुलेशन भली टफ है पर क्वेश्चन बनना भी तो चाहिए बेटा। और परीक्षा में जब प्रश्न आता है, मैं क्लियर कर दूं, इन प्रश्नों को अधिकांश बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता करना क्या है। तो मैं चाहता हूं कि बेटा, मैं आपको इस बारे में पहले ही बात कर चुका हूं कि जो
80%, 90% प्रश्न ऐसे होते हैं जो सब बच्चे बनाते हैं, पर 10%, 15% प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर कोई नहीं बना पाता, और जो बनाएगा वही 90% से ऊपर जा पाएगा। और ये है वो प्रश्न, ये है वो प्रश्न जो आपको 90% से ऊपर लाने में मदद करेगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न हर कोई नहीं बनाता। चलो मैं आपको बना के दिखाता हूं कैसे करते हैं बेटा। अब इसका कैसे करेंगे, तो अब ध्यान से सुनना। अगला जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है वो ये वाला है। अब गौर सुना बेटा, इस प्रश्न में क्या निकालने बोला, थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको ना। हाँ जी, अब इस प्रश्न में क्या बोला है बेटा, इस प्रश्न में बोला है कि चलो ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, हिमांक में अवनमन ज्ञात करना है। आपको हिमांक में अवनमन ज्ञात करना है। किसका, इस बड़े से कंपाउंड का हिमांक में अवनमन ज्ञात करना है। अच्छा बेटा सुनना, मैं क्या करूंगा, एकदम गौर सुनना। हिमांक में अवनमन, इसका सूत्र होता है KF MI। अब I मल्टीप्लाई करना है तो पता है ना बेटा आपको, I मल्टीप्लाई क्यों करूं, क्योंकि ये वैद्युत अपघट्य है तो I तो मल्टीप्लाई होगा। और आपको पता है ना कि यहां पर जो M है, M इसी को C लिखते हैं बेटा, इसी को C लिखते हैं। और जल्दी बताओ C क्या होता है, C क्या होता है, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ये C है बेटा। तो चलो अब आपको क्या गणना करना है, तो प्रश्न में बोला है कि डेल TF का मान ज्ञात करो। अच्छा जी, KF का मान दिया है क्या, हाँ ये दिया है, KF का मान दिया है, कितना दिया है बेटा 1.88। पर आपके पास C का मान नहीं है और I का मान नहीं है। आपको डेल TF की गणना करनी है, पर C नहीं है, I नहीं है। तो सबसे पहले C निकाल लेते हैं। WB कितना है बेटा इस प्रश्न में, 10 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है, 250 ग्राम है जी। और इसका अणु भार, बहुत अच्छी बात है, इतने बड़े कंपाउंड का अणु भार दिया है, शुक्र है। कितना दिया है बेटा 122.5। बस इसको हल करना है। अब इसको हल करना है तो समय बचाने के लिए मैं आंसर देख के आपको बता देता हूं बेटा। इसको हल करोगे ना तो इसको हल करने से आपका आंसर आएगा 0.0326। समय बचाने के लिए अभी मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूं। लीजिए C निकल गया। मैंने कहा C निकल गया। C का मान कितना है बेटा 0.0326। अब बस क्या बचा, I का मान। अब बस I का मान बचा। अब I कहां से लाऊंगा, सुनो I कहां से लाऊंगा। तो बेटा इस प्रश्न में KA का मान दिया है। तो बेटा जल्दी बताओ, KA का मान दिया है तो अल्फा निकाल लूंगा उससे। मैं कैसे निकालूंगा, KA/C। जल्दी बताइए KA का मान कितना दिया है, KA का मान दिया है 1.4 इंटू 10⁻³ और C तो आपने अभी निकाला है। C का वैल्यू कितना है बेटा 0.0326। अब आपको इसका रूट करना है। हालांकि ये आसान नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल से होता है। ये जो रूट है ना, ये बहुत मुश्किल से होता है। पर क्या करें बेटा, गुणा भाग करना, रूट करना, LCM निकालना, ये तो आपका काम है, ये आपको ही करना है। तो अभी के लिए बस मैं बता रहा हूं कि प्रोसेस कैसे होगा। तो अब क्योंकि KA का मान दिया था तो KA के मान से अल्फा निकालूंगा। समय बचाने के लिए अभी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, ठीक है। इसको हल करोगे ना बेटा, तो हल करने से इसका आंसर आएगा 0.065 अल्फा। तो अल्फा मिल गया। अब अल्फा मिल गया तो अब मैं I निकाल सकता हूं। तो बेटा इस फॉर्मूला में I का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ये देखो, ये वाला बताया था ना मैंने। I के दो सूत्र हैं। अगर प्रश्न में लिखा है यौगिक जुड़ेगा तब ये वाला सूत्र प्रयोग करेंगे, और यौगिक टूटेगा तो ये वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। और इस प्रश्न में कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि यौगिक टूटेगा कि जुड़ेगा, पर मैंने कहा वो टूटेगा। बताओ कैसे पता चला, जल, याद है ना, जल में डालते ही हर चीज टूट जाता है, तो ये टूटेगा। और जब भी कोई यौगिक टूटता है तो हम ये वाला सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब जल्दी बताओ बेटा, अल्फा का मान कितना निकाला है आपने 0.065। बस इसे हल कीजिए, हल करते क्या जाएगा ये 1.065। लीजिए I का मान निकल चुका है। अब इसी I के मान को यहां रखेंगे तो डेल TF निकल जाएगा। तो बेटा कैलकुलेशन बहुत कठिन है,
पर न्यूमेरिकल बनाने के दो स्टेप होते हैं, एक प्रश्न को समझना और दूसरा गणना करना। तो गणना तो आप कर लोगे, मुद्दा यह था कि प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बेटा प्रश्न कैसे बनता है ये मैंने आपको सिखा दिया, कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है। चलिए इस बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ये तरीका मैंने आपको बता दिया, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। क्या सबने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा इसका? चलो एक प्रश्न आपको और दिखाता हूं, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक प्रश्न चलिए हम और देख लेते हैं बेटा। ये सब बड़े बड़े प्रश्न हैं, एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर में आता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो अब अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इस बार इस प्रश्न में बेटा क्या बोला है, ये भी बिल्कुल अच्छा, तो सेम प्रश्न है क्या? ये 4 कैसे आ गया? एक मिनट ना, CH2CF2 नहीं, ये अलग प्रश्न है, पर ये बिल्कुल वैसा ही है। ये प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है जैसे इसके पहले वाला करवाया हूं बेटा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप मुझे पता आप ये बना लेंगे, ये आप बना लेंगे। चलिए ट्राई कीजिए, ठीक है। चलो एक बार मैं भी हेल्प कर देता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? हिमांक में अवनमन वाला सूत्र लगेगा। तो डेल TF KF WB। अच्छा एक काम करते हैं, एक मिनट बेटा, पहले ना ज्यादा अच्छा है C निकाल के रख ले, ज्यादा अच्छा है पहले C निकाल के रख ले। WB इंटू 1000 MB और W, चलो सारे मान रखे यहां पर। क्या होगा बेटा? WB कितना है जी? 19.5 इंटू 1000। विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है? 500 ग्राम। वेरी गुड। अब जल्दी बताओ, ये जो बड़ा सा कंपाउंड दिया है, शुक्र है उसका अणुभार दिया हुआ है 78। बस इसको हल कर लेना, हल करते ही C का मान निकल जाएगा। चलो ठीक है, C का मान क्यों निकाला बताऊंगा, पहले आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास सूत्र क्या है? डेल TF KF C और I। तो बेटा ये बताओ, इस प्रश्न में डेल TF यानी कि हिमांक में अवनमन का मान दिया है कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट, 1 डिग्री सेल्सियस। KF का मान दिया है बेटा, ये 1.86 है ना, ये मिस प्रिंट है, 1.86। तो ये हो जाएगा 1.86। अब बेटा C तो आप निकाल चुके हो, C यहां से हल कर लेना, C यहां से हल कर लेना, और उसके बाद आप यहां से I निकाल लेना, आप यहां से I निकाल लेना। तो गौर सुनिए, मैं पहले C निकाल लूंगा, फिर इस सूत्र से I निकालूंगा। अब I निकल गया, अब बेटा मुझे अल्फा निकालना है। तो सूत्र क्या है मेरे पास? 1 प्लस अल्फा। तो बस फिर क्या है, इस I के मान को यहां रखोगे तो अल्फा निकल जाएगा बेटा। अब जैसे ही अल्फा निकलेगा तो अब हम पहुंच जाएंगे यहां पर अंडर रूट, माफ कीजिए, एक मिनट, I निकला यहां पर, एक मिनट। अब आपको प्रश्न में क्या क्या निकालने बोला है? I का मान निकालना है। तो I का मान तो हम यहां से निकाल लेंगे, I का मान यहां से निकाल लेंगे। अब Ka का मान ज्ञात करना है। तो बेटा Ka का मान होता है, Ka कैसे निकालते हैं भाई? C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो बस बेटा फिर क्या करना है, यहां पर आप जो अल्फा निकाले होगे, उसी अल्फा के मान को यहां रख देना। C तो आप पहले ही निकाल चुके हो, बस इसको हल करते ही आपका Ka का मान भी निकल जाएगा। तो लीजिए, इस प्रश्न में क्या बोला था? इस प्रश्न में I निकालना और K निकालना है। तो पहले मैंने C निकाला क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ेगी, फिर उसके बाद मैंने इस सूत्र में C के मान को रखा और रखते मुझे I मिल जाएगा। तो इस प्रकार I निकल जाएगा बेटा।
फिर मैंने आई से अल्फा निकाला और उसी अल्फा को यहां रखूंगा, उसी अल्फा को यहां रखूंगा तो के ए का मान भी निकल जाएगा। बस करना यही है, हर प्रश्न में आपको यहां से यहां तक मूव करना है। बस गणना यानी कि कैलकुलेशन थोड़ी हैवी रहेगी, वो आप प्रैक्टिस करते रहिए करते रहिए। ये प्रैक्टिस करते करते आपका जो कैलकुलेशन है वो कभी न कभी स्ट्रांग जरूर हो जाएगा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके बेटा, कैलकुलेशन मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कैलकुलेशन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बार बार गुणा भाग की गणना कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। आपको अपना कैलकुलेशन स्ट्रांग करना होगा, क्योंकि याद रखिए आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए यहां पर नहीं बैठे हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठना है। तो जेई में, नीट में जो बच्चा अगर फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाता तो फिर वो पिछड़ जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, समय निकाल, अभी तो गर्मी की छुट्टी चल रही ना, तो गर्मी की छुट्टियों में ऐसे प्रश्नों को बार बार गुणा भाग करके देखिए। एक बार पहले जो होता है ना कैलकुलेटर, आप एक बार कैलकुलेटर से कर लेना, फिर उसको फिर हाथ से प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना। एक समय ऐसा आएगा कि 3-4 महीने में ये बड़े बड़े जो कैलकुलेशन होते हैं इसमें आप अपना पकड़ बना चुके होंगे। पर ये तो करना ही पड़ेगा बेटा, ऐसा कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब इस हिसाब से अब देखा जाए तो अब हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे बड़े टॉपिक लगभग कंप्लीट कर लिए। अब बच गया बेटा ये वाला पार्ट। आप देख सकते हैं ये जो टॉपिक दिख रहा है, ये हालांकि ये टॉपिक आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है। जानते हो ये क्या है? जानते हो ये क्या है? यहां पर हम सांद्रता को अलग अलग रूप में व्यक्त करेंगे, और सांद्रता को व्यक्त करने के क्या क्या तरीके होते हैं? मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज। तो ये सब आपने कक्षा 11वीं में भी पढ़ा है, पर ये 12वीं का भी हिस्सा है। हालांकि कक्षा 12वीं में इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आते, पर क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा है तो हमको ये पढ़ना तो पड़ेगा ही। आप जब पुस्तक खोलेंगे तो पुस्तक खोलते ही सबसे पहले आपको यही मिलेगा, सबसे पहले आपको यही मिलेगा। पर इसको मैं आखिरी में करवा रहा हूं। आखिरी में इसलिए करवा रहा हूं बेटा कि शुरू में करवाता तो 2 से 3 दिन उतना इंटरेस्ट मैं क्रिएट नहीं कर पाता, क्योंकि आप इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 11th में, और इसको पहले पढ़ाऊं या आखिरी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तुम बताओ ना, मैंने आपको मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज इस चैप्टर में नहीं पढ़ाया है। कहीं पर भी आप अटके क्या? कहीं पर भी परेशानी हुई क्या? नहीं ना? तो फिर इसका मतलब शुरू में कराऊं या आखिरी में बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए अगले क्लास में हम इसी टॉपिक पर वर्क करेंगे। किस पे? मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज। तो चलिए फिर आज क्लास में तय करते हैं बेटा। मैंने इस चैप्टर के सारे लगभग बड़े टॉपिक करवा दिए हैं। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, याद करना चालू कर दो, और इस चैप्टर के नोट्स आपको दे दिए गए हैं एप्लीकेशन में, बस पढ़ना चालू करो। तो मिलते हैं बेटा फिर अगले क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम सांद्रता के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में।